वेलकम टू बॉटनी ए टू जेड। आज की वीडियो में हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। चाहे आप मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करो या पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स की या फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, ये वो टर्म्स हैं जो फिर आगे चल के बड़े बड़े कंसेप्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर ये टर्म्स क्लियर ना हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वहाँ पे मुश्किल ना हो, वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, इससे बेहतर ये है कि हम इन टर्म्स पे पहले ही अपना होल्ड बना लेते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम कुछ टर्म्स देखते हैं जो जेनेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे पहले बात करते हैं टर्म जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स जो है ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम जीन्स को पढ़ते हैं, जिसमें हम कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस और उनमें जो वेरिएशन है वो पढ़ते हैं। क्योंकि कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर है, उसमें क्या वेरिएशन आनी है, ये सब जीनस पे होता है। तो हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिक्स जीनस की स्टडी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टडी ऑफ जीनस, देयर ट्रांसमिशन एंड हेंस द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर कैसे इनहेरेंट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, और वेरिएशंस क्या आती हैं, इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। क्योंकि जेनेटिक्स पे पहले पहले जो है बहुत सारा काम जॉर्ज मेंडल ने किया था। जॉर्ज मेंडल ने जो पी प्लांट पे काम किया, उससे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स, सेकंड लॉ ऑफ जेनेटिक्स लिया। तो इसलिए जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान रहे कि जॉर्ज मेंडल ने जेनेटिक्स टर्म नहीं दी है। टर्म जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल के बाद विलियम बैटसन ने दी है 1905 में। दूसरी टर्म हम देखते हैं जीन एंड एलील। जीन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जेनेटिक मटेरियल में। सीक्वेंस ओब्वियसली न्यूक्लियोटाइड्स की, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। अब क्योंकि तकरीबन सब ऑर्गेनिज्म्स में एक्सेप्ट सम आरएनए वायरसेस, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जो कोड करती हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोड करती है, उस सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं। अब जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उनमें आरएनए में ये सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड्स की। ये जो टर्म जीन है ये जॉनसन ने दी थी। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज ना हो ये कि ये शायद मेंडल ने दी है। मेंडल ने इनफैक्ट टर्म जीन यूज़ ही नहीं किया था, उन्होंने फैक्टर या एलिमेंटे यूज़ किया था। उसी फैक्टर या एलिमेंटे के बदले फिर जॉनसन ने टर्म जीन यूज़ की। जीन जो होता है इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इंडिविजुअल्स में। अब देखिए, अगर इंडिविजुअल डिप्लॉयड हैं तो उसमें एक वक्त एक जीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 फॉर्म्स हो सकती है। ये 2 फॉर्म्स होंगी एक ही जीन की, ये 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो बिल्कुल शेप, साइज और स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल एक जैसे क्रोमोसोम्स हो, उनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा स्ट्रक्चर भी उनका एक जैसा है, कंपोजिशन भी एक जैसा है, तो दोनों क्रोमोसोम्स में जो एक दूसरे के होमोलॉगस होंगे, इनमें सेम जीन्स होंगे। तो जब एक क्रोमोसोम पे एक जीन होगा, उसी जीन की फॉर्म, दूसरी फॉर्म उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होगी, उसी पोजीशन पे। इन 2 फॉर्म्स को, ये जो एक ही जीन के 2 फॉर्म्स हैं, इनको हम एलील कहेंगे। तो ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक ही जीन के 2 से ज़्यादा फॉर्म्स हो सकते हैं। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो एक वक्त पे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही एलील हो सकते हैं। ठीक है, तो एलील को जब हम डिफाइन करते हैं, ये एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो सेम पोजीशन, लो से भी इनको हम बोलते हैं, जो सेम पोजीशंस पे हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। अगर क्रोमोसोम 1 की किसी खास पोजीशन पे जीन ए है, तो क्रोमोसोम 1' जो होमोलॉगस है क्रोमोसोम 1 का, उस पे इस जीन ए का
इस जीन ए की दूसरी फॉर्म होगी बिल्कुल उसी पोजीशन पे जहां पे जीन ए खुद है क्रोमोसोम 1 पे। 1' पे भी इसकी फॉर्म होगी बिल्कुल उसी पोजीशन पे। तो इन दो फॉर्म्स को ये जो है एक दूसरे के एलील हैं, एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेम पोजीशंस पे, इसको हम एलील कहते हैं। अब हम यहां पे बात छिड़ी थी होमोलॉगस क्रोमोसोम की। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है? देखिए, अगर एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, फॉर एग्जांपल मैन, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो इन 23 क्रोमोसोम, या अगर हम पी प्लांट की बात करें तो उसमें एक हैप्लॉइड सेल में, एक गैमेट में 7 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन एक डिप्लॉयड सेल में इन्हीं 7 क्रोमोसोम्स की 7 और कॉपीज होंगी। हर क्रोमोसोम की बिल्कुल इसके जैसी और एक कॉपी होगी। तो ये जो ये एक ही होमोलॉगस के और एक कॉपीज होती हैं, ये दो क्रोमोसोम्स आपस में होमोलॉगस कहलाते हैं। इनका स्ट्रक्चर, साइज, शेप या जो इन पे जीन्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। इसीलिए वहां पे हमने कहा था कि एलील एक ही जीन के फॉर्म्स हैं लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स में हर क्रोमोसोम के 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, यानी हर क्रोमोसोम एक पेयर में होता है। अगर पॉलीप्लॉइड होंगे तो 2 से ज्यादा होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, जो आप यहां पे देख सकते हैं, 2 इन डिप्लॉयड और मोर इन पॉलीप्लॉइड। अगर ट्राइप्लॉइड हैं, क्योंकि उसमें 3 सेट हैं क्रोमोसोम के, तो 3 होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे हर एक क्रोमोसोम के लिए। अब हम एलील की बात हमने की, हमने होमोलॉगस क्रोमोसोम की भी बात की। अब हम एलील के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप हम देखते हैं वाइल्ड एलील। अगर एक जीन के बहुत सारे एलील हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, स्मॉल ए डैश, या इसके अलावा भी बहुत हैं। फॉर एग्जांपल इस जीन के 3 फॉर्म्स हैं, 3 एलील्स हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए डैश। अब अगर इंडिविजुअल डिप्लॉयड हैं तो एक वक्त में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलील्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए और स्मॉल ए, या स्मॉल ए और स्मॉल ए डैश, या स्मॉल ए और स्मॉल ए। लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन में आप मान लीजिए इस एग्जांपल में इस जीन के 3 एलील हैं। इन 3 एलील में, या जो टोटल नंबर ऑफ एलील्स हैं 3 है या 4 हैं, यहाँ पे 3 है इस एग्जांपल में, इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होगा ऑकरेंस में, मैं ये नहीं कहता कि एक्सप्रेशन में ये दूसरे को सप्रेस कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि ऑकरेंस में, जिसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में जब देखा जाएगा तो जो एलील सबसे ज्यादा कॉमन होगा, ज्यादा प्रिडोमिनेंटली ऑकर होता होगा इंडिविजुअल्स में, उस एलील को हम वाइल्ड एलील कहते हैं। ये वाइल्ड एलील ओरिजिनल एलील होता है इस जीन का, जिससे फिर बाकी एलील्स म्यूटेशन की वजह से बने होते हैं। उन एलील्स को फिर हम म्यूटेंट एलील कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आप, कैपिटल ए सबसे ज़्यादा कॉमन है, ओरिजिनल एलील है, इसलिए इसको हम, कैपिटल ए को हम जीन ए के लिए वाइल्ड एलील कहेंगे। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में रहता है, वो वाइल्ड एलील टर्म को यूज करते हैं डोमिनेंट एलील टर्म के लिए। ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो वाइल्ड एलील्स होते हैं वो डोमिनेंट बी होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार वाइल्ड एलील डोमिनेंट हो। तो वाइल्ड एलील और डोमिनेंट एलील सिनोनिमस नहीं है। हालांकि मोस्ट ऑफ टाइम्स यही होता है कि वाइल्ड एलील डोमिनेंट भी होता है, लेकिन ये टर्म सिनोनिम नहीं है। वाइल्ड का मतलब है ये ऑकरेंस में बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत कॉमन है, और ओरिजिनल एलील हैं जिससे बाकी बने हैं। डोमिनेंट का मतलब है ये एक्सप्रेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ अदर एलील्स। डोमिनेंट हम बाद में देखेंगे, लेकिन इतना है कि डोमिनेंट का मतलब वाइल्ड एलील नहीं है। सो हमें वाइल्ड और डोमिनेंट को इंटरमिक्स नहीं करना चाहिए। वाइल्ड एलील हमने देखा। दूसरी टर्म और एक टर्म है म्यूटेंट एलील। वो एलील्स जो एक वाइल्ड एलील से बने होंगे। जब एक वाइल्ड एलील की म्यूटेशन हो तो और एक एलील बन जाता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए है तो उसकी म्यूटेशन हुई है, अब पॉपुलेशन में स्मॉल ए भी पाया जाता है। अच्छा, ए डैश नहीं पाया जाता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद जो म्यूटेशन हुई अब ए डैश भी आया है।
तो ये जो एलील्स बन रहे हैं वाइल्ड एलील से म्यूटेशन की वजह से, इनको हम म्यूटेंट एलील कहते हैं। ये बहुत ही रेयर होते हैं। म्यूटेंट एलील्स वाइल्ड एलील के मुकाबले बहुत रेयर या लेस कॉमन होते हैं ऑकरेंस में। तो वो एलील्स जिनकी फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में उतनी ज़्यादा ना हो और वो खुद वाइल्ड एलील से बने हैं म्यूटेशन की वजह से, इनको हम म्यूटेंट एलील्स कहते हैं। यहाँ पे भी एक बात याद रखिएगा कि म्यूटेंट एलील्स जो होते हैं वो अक्सर रिसेसिव भी होते हैं। म्यूटेंट एलील यानी जो बहुत कम पाए जाए पॉपुलेशन में और वाइल्ड से बने हो, वो अक्सर रिसेसिव भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूटेंट और रिसेसिव सिनोनिम है। म्यूटेंट का मतलब रिसेसिव नहीं है, हालांकि मोस्ट ऑफ टाइम्स म्यूटेंट एलील रिसेसिव भी होते हैं। चले हम अब ये देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि वाइल्ड मोस्ट ऑफ टाइम्स डोमिनेंट होते हैं, म्यूटेंट मोस्ट ऑफ टाइम्स रिसेसिव होते हैं, लेकिन ये सिनोनिम्स नहीं है। तो हम देखते हैं आखिर डोमिनेंट और रिसेसिव होता क्या है। पहले अब यहाँ देख सकते हैं, ये इमेज आपके सामने आ रही होगी। जो टाइगर का कलर है वो ऑरेंज या ब्राउन, ये वाइल्ड है। ये एलील, ये जो फॉर्म है ये वाइल्ड है। लेकिन कभी कभी बहुत रेयरली देखा जाता है कि वाइट कलर के भी होते हैं, वो म्यूटेंट है। यानी ऑकरेंस में ये कलर जो है ऑरेंज या ब्राउनिश ऑरेंज ये ज़्यादा है, और ये जो है वाइट कलर ये बहुत ही कम है। इसको हम रिजल्ट ऑफ म्यूटेंट एलील कहेंगे। अब आइए हम डोमिनेंट एलील देखते हैं। अगर एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को लिया जाए, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल जिसमें एक एलील है कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल डिप्लॉयड हैं तो उसमें हर जीन के लिए एक वक्त में 2 एलील होंगे, और हमारी इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अब कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा या स्मॉल टी? अगर सिर्फ कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी, लेकिन सिर्फ कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, ऐसी हालत में हम कैपिटल टी को डोमिनेंट एलील कहेंगे। तो वो एलील जो बहुत सारे एलील्स होंगे एक जीन के, उनमें से वो एलील जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होता हो उसको हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। होमोजाइगस कंडीशन में तो होता ही होता है, चाहे कैपिटल टी हो तो वहाँ कैपिटल टी की एक्सप्रेशन आएगी, स्मॉल टी हो स्मॉल टी की एक्सप्रेशन आएगी। अब जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा इंडिविजुअल में, अब किसकी एक्सप्रेशन आएगी? अगर कैपिटल टी की एक्सप्रेशन आई तो इसको हम डोमिनेंट एलील कहेंगे, कैपिटल टी को। आपने देखा वाइल्ड कुछ और है ऑकरेंस में, और डोमिनेंट का मतलब है कि एक्सप्रेशन में ये दूसरे एलील को हेटेरोजाइगस कंडीशन में सप्रेस कर रहा है। ये खुद एक्सप्रेस हो रहा है और दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देता। यहाँ पे भी प्रूव होता है कि वाइल्ड एलील का मतलब डोमिनेंट एलील नहीं है। लेकिन मैं रिपीट करूं, मोस्ट ऑफ टाइम्स वाइल्ड एलील डोमिनेंट भी होते हैं। यही वजह है कि ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में पाया जाता है कि शायद वाइल्ड का मतलब डोमिनेंट ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइल्ड इज ए डिफरेंट टर्म एंड डोमिनेंट एलील इज ए डिफरेंट टर्म। अब हम रिसेसिव एलील देखते हैं। जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो वाला एलील जो एक्सप्रेस ना हो सके, कैपिटल टी स्मॉल टी में हमने देखा सिर्फ कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ, स्मॉल टी सिर्फ उस वक्त एक्सप्रेस होता है जब वो स्मॉल टी कंडीशन में हो, यानी अपनी होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो वो एलील जो सिर्फ अपनी होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो पाता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं होता। जब वो डोमिनेंट एलील के साथ हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है उस वक्त एक्सप्रेस नहीं हो पाता। ऐसे एलील को हम रिसेसिव एलील कहते हैं। इसको हम यूजुअली लोअर केस स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी। इसी तरह डोमिनेंट एलील को जो है हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, या लेटर के ऊपर प्लस लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट प्लस कर देते हैं इसको। लेकिन रिसेसिव एलील हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। रिसेसिव एलील तो यहाँ पे भी साबित होता है कि रिसेसिव एलील का मतलब म्यूटेंट एलील नहीं है। म्यूटेंट एलील वो हैं जो ऑकरेंस में बहुत कम हो और वाइल्ड से बने हो, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ टाइम्स रिसेसिव एलील म्यूटेंट एलील भी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये पी प्लांट है और इसकी हाइट जो आप देख रहे हैं वो टाल है।
तो हम जीन जो बात कर रहे हैं, जीन फॉर टालनेस की बात कर रहे हैं। इसके दो एलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दो एलील्स हैं इसके, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब एक इंडिविजुअल है उसमें कैपिटल टी है, तो वो ऑब्वियसली टाल ही होगा। और एक इंडिविजुअल है उसमें स्मॉल टी है, तो वो डिवार्फ होगा, यानी शॉर्ट होगा हाइट में, वो वाला पी प्लांट। लेकिन बात अब ये है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला क्या होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टाल है। डेट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट है, ठीक है। और स्मॉल टी रिसेसिव। स्मॉल टी सिर्फ तब एक्सप्रेस हुआ जब ये अपनी होमोजाइगस कंडीशन में हुआ, लेकिन कैपिटल टी तब भी एक्सप्रेस हुआ, इसने पी प्लांट को टाल बना दिया तब भी जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में था। होमोजाइगस कंडीशन में तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस होता ही होता है। यहां पे भी आप देख सकते हो इस एनिमल में जो ब्राउन कलर है वो डोमिनेंट है ग्रे कलर पे। तो कलर जीन है, उसके लिए जीन की दो फॉर्म्स हैं, एक ब्राउन एलील कैपिटल बी और एक ग्रे एलील स्मॉल बी। तो कैपिटल बी ओब्वियसली ब्राउन होगा, स्मॉल बी ग्रे होगा। लेकिन जब कैपिटल बी स्मॉल बी तो वो भी ब्राउन है, डेट मीन्स कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। सो फिर से मैं बताऊं, डोमिनेंट का मतलब वाइल्ड नहीं है और रिसेसिव का मतलब म्यूटेंट नहीं है। और एक टर्म हम देख लेते हैं, जीनोटाइप। एक ऑर्गेनिज्म में एलील्स की क्या कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा, कैपिटल टी कोई था, किसी में इस जीन के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी था, किसी में स्मॉल टी, या इसी तरह कैपिटल बी। तो किसी खास जीन के लिए एलील्स का क्या कॉम्बिनेशन है, या ओवरऑल जीनस का क्या कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2-3 जीनस की बात कर रहे हैं तो इन जीनस के कौन से एलील्स हैं इस इंडिविजुअल में। तो चाहे जीनस की कॉम्बिनेशन की बात की जाए या एलील्स की कॉम्बिनेशन या कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो इस जीन या एलील कॉम्बिनेशन या कॉन्स्टिट्यूशन को हम जीनोटाइप कहते हैं। इससे फिर एक्सप्रेशन क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैपिटल टी ये अलग जीनोटाइप है, ध्यान रखिए ये एक अलग जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग जीनोटाइप है, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन है एलील्स की कैपिटल टी और कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है। वो अलग बात है कि फिनोटाइप यानी एक्सप्रेशन इनकी एक ही आती है फिर टाल। लेकिन जीनोटाइप में हमें सिर्फ ये देखना है कि एलील्स या जीनस की कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पे ये 3 जीनोटाइप्स हैं, कैपिटल टी डोमिनेंट होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और रिसेसिव होमोजाइगस। तो फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप होता है जो ये जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन है। जीनोटाइप जीनस का कॉम्बिनेशन जो है जीनोटाइप में, या एलील्स का कॉम्बिनेशन जो है, तो इस जीनोटाइप से या इस जीन या एलील कॉम्बिनेशन और एनवायरनमेंट को मिला के जो फिर बाहर फिनोटाइप आता है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, ये टाल है या डिवार्फ है, तो ये टाल है या डिवार्फ है, ये फिनोटाइप है। तो ये टाल या डिवार्फ क्यों बना है, इसके लिए रीजंस हैं, इसका जीनोटाइप कैसा है और एनवायरनमेंट यानी इसकी न्यूट्रिशन या लाइट वगैरह कैसी है, कैसी मिल रही है इस प्लांट को। तो फिनोटाइप का मतलब है ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें एनिमल की अपीयरेंस, बिहेवियर या डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल आप देखिए हाइट या अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल आप देखिए स्किन कलर इन ह्यूमन्स या कोट कलर इन रैबिट। तो फिनोटाइप का मतलब है ऑब्जर्वेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो रिजल्ट होती है जीनोटाइप और एनवायरनमेंट के कॉम्बिनेशन का। इसके जीनोटाइप कैसा है और इस पे एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है, उससे जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स बाहर आते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे आप देखिए कैपिटल टी ये अलग जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये अलग जीनोटाइप है, लेकिन फिनोटाइप एक ही है टाल। इसी तरह स्मॉल टी डिवार्फ है। अब कैपिटल टी तो टाल होना चाहिए, मगर आप मान लीजिए इसको न्यूट्रिशन बहुत कम मिल रही है इस प्लांट को, तो ये थोड़ा कम टाल होगा। तो सिर्फ जीनोटाइप ही नहीं, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स भी जब हम देखते हैं, इनको मिला के जो सामने आता है एक्सप्रेशन, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। यहां पे आप फिर से देख सकते हैं
कैपिटल टी अलग जीनोटाइप हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग जीनोटाइप हैं, लेकिन फिनोटाइप जो है वो ये है कि ये प्लांट टाल है। इसी तरह स्मॉल टी जीनोटाइप है और डिवार्फ होना या शॉर्ट हाइट होना ये एक फिनोटाइप है। फिनोकॉपी क्या होती है? मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया, पिछली टर्म में आपको बताया कि एनवायरनमेंट का भी बहुत असर होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप कैसा होगा। फिनोकॉपी का मतलब है एक ऐसा इंडिविजुअल में एक ऐसा फिनोटाइप जो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आया हो, और ऐसा फिनोटाइप आया हो कि वो किसी और जीनोटाइप से मैच होता हो। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लैक होने के लिए, अगर ब्लैक स्किन कलर होने के लिए किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कैपिटल बी, अगर कैपिटल बी फिनोटाइप हो तब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर होगा उसका स्किन। अगर एक पर्टिकुलर जीनोटाइप है इस फिनोटाइप के लिए, लेकिन अब अगर इंडिविजुअल में ये जीनोटाइप नहीं है, वो जीनोटाइप जिससे इसका स्किन कलर या कोट कलर डार्क होना चाहिए था, इसमें वो जीनोटाइप नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये डार्क ना हो या ये लेस डार्क हो। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ऐसी कंडीशंस में रह रहा है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी मेलानिन सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से इसका जो स्किन कलर है या कोट कलर है किसी एनिमल में वो डार्क हो जाता है। तो इतना डार्क हो जाता है, ऐसा लगता है कि इसमें शायद इसी डार्क कलर के लिए ही जीनोटाइप है। तो ऐसे इंडिविजुअल में जो ये फिनोटाइप आता है जो एनवायरमेंट कंडीशन से आया हो और इस हद तक आया हो कि वो किसी और जीनोटाइप को मैच करता हो, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं। ये एक म्यूटेशन नहीं है, क्योंकि ये जीनस में कुछ नहीं हुआ, बस एनवायरमेंटल कंडीशन से बाहर से ही थोड़ी बहुत चेंज आई है जो हेरिटेबल नहीं है, ये पास ऑन नहीं होगा क्योंकि ये जीनस में चेंज नहीं आई है। ये जो टर्म फिनोकॉपी है ये रिचर्ड गोल्डस्मिथ ने दी थी। और एक टर्म हम देख लेते हैं, जीन पूल। एक पॉपुलेशन में देखें, मैंने पहली कुछ स्लाइड्स में आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल एक जीन है ए और उसके 3 एलील्स हैं, ए स्मॉल ए डैश। इसी तरह दूसरे जीन के 2 एलील्स हैं या किसी और जीन के 5-6 एलील्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स मान लीजिए आप डिप्लॉयड हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स है, जैसे पी प्लांट। तो एक वक्त में एक जीन के लिए एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील होंगे, लेकिन जो ओवरऑल नंबर ऑफ एलील्स हैं, इसी तरह जो ओवरऑल नंबर ऑफ एलील्स हैं सब जीन्स के लिए एक पॉपुलेशन में एक टाइम के लिए, पॉपुलेशन को वैसे भी पता है कि जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो टाइम फैक्टर है ये मैंडेटरी होता है। तो किसी पर्टिकुलर टाइप पे एक पॉपुलेशन में जो टोटल सम है एलील्स और जीन्स का, उसको हम इस पॉपुलेशन का जीन पूल कहते हैं। तो जितना ज़्यादा बड़ा जीन पूल होगा, फॉर एग्जांपल जितना एक जीन के ज़्यादा एलील्स होंगे, इसी तरह दूसरे जीन के ज़्यादा एलील्स, तो जितना ज़्यादा बड़ा जीन पूल होगा उतना ज़्यादा इस पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी होगी, उतना ज़्यादा ये दिखाता है कि ये पॉपुलेशन के ग्रोथ करने के या सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर से बताऊं, जीन पूल सम है जो टोटल एलील्स एक पॉपुलेशन में, बहुत सारी जीन्स के जो टोटल एलील्स एक पॉपुलेशन में होंगे उसको हम जीन पूल कहते हैं। ज़ाइगोसिटी। और एक टर्म हम अब देख लेते हैं, ज़ाइगोसिटी। एक इंडिविजुअल में जो पर्टिकुलर जीन है उसके लिए उसमें कौन से एलील्स हैं, अगर ये डिप्लॉयड हैं तो कौन से 2 एलील्स हैं, या अगर ये ट्राइप्लॉयड हैं तो कौन से 3 एलील्स हैं, या टेट्राप्लॉयड हैं तो कौन से 4 एलील्स हैं, सिमिलर एलील्स हैं या डिफरेंट एलील्स। फॉर एग्जांपल अगर टेट्राप्लॉयड हैं तो इसमें कैपिटल ए, अगर 4 कैपिटल हैं डेट मीन्स इसमें जो डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी है वो 100% है, इसमें इस जीन के लिए चारों एलील्स सेम है। या इसी तरह अगर डिप्लॉयड हैं तो मान लीजिए इसमें कैपिटल है, या कैपिटल टी पी प्लांट के मामले में, या स्मॉल टी, तो इसमें एलील्स एक जीन के लिए कितने सिमिलर हैं या सिमिलर नहीं हैं, इस डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी को हम ज़ाइगोसिटी कहते हैं।
ये ज़ाइगोसिटी जो है 3 टाइप्स की होती है। पहला होमोजाइगस, अगर एक फॉर एग्जांपल डिप्लॉयड इंडिविजुअल है और इसमें एक जीन के जो 2 एलील्स हैं वो सेम है, इसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एक पर्टिकुलर जीन के लिए एलील्स हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, एक क्रोमोसोम पे इसका कैपिटल टी है और इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे कैपिटल टी ही है, तो एक ही फॉर्म है। तो ऐसे इंडिविजुअल को हम होमोजाइगस कहेंगे, या ऐसी सेल को हम जीन टी के लिए जो हाइट के लिए जीन है, इस जीन के लिए इसको कहेंगे हम ये होमोजाइगस है। इसी तरह अगर इसमें सिर्फ स्मॉल टी है तब भी हम इसे कहेंगे कि ये जीन हाइट के लिए जो जीन है इसके लिए ये होमोजाइगस है। कैपिटल टी अगर कैपिटल टी डोमिनेंट है तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट होमोजाइगस, और स्मॉल टी को कहेंगे रिसेसिव होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल में या एक सेल में एक जीन के अगर 2 एलील्स हैं, अगर ये डिप्लॉयड है, तो जब इसमें 2 डिफरेंट एलील्स होंगे, 2 डिफरेंट फॉर्म्स होंगी इस इंडिविजुअल या इस सेल में, इसको हम इस सेल या इस इंडिविजुअल को हेटेरोजाइगस कहेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल बी स्मॉल बी, जैसे हमने वो कोट कलर देखा था रैबिट में। और एक टर्म है हेमिजाइगस, उतनी कॉमन नहीं है जितना होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। हेमिजाइगस का मतलब है, और एक टर्म जो है वो है हेमिजाइगस। ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस से लेस कॉमन है, बहुत कम यूज होती है। हेमिजाइगस वो कंडीशन है जब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक ही एलील हो, हालांकि होने तो एक वक्त में एक इंडिविजुअल में, एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में एक जीन के लिए एक वक्त में 2 एलील्स होने चाहिए थे। अगर किसी वजह से एक ही एलील हैं तो ऐसे इंडिविजुअल, ऐसी सेल को हम हेमिजाइगस कहेंगे। ऐसा कब होता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये दूसरा एलील था, दूसरे इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम में, फॉर एग्जांपल उस होमोलॉगस क्रोमोसोम का वो सेगमेंट डिलीट हुआ है, तो ऐसे केस में इस इंडिविजुअल में एक ही एलील होगा। तो ये तो हुआ म्यूटेशन की वजह से। नेचुरली भी हेमिजाइगस पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेल्स में आपको पता है उनमें एक ही एक्स है और एक ही वाई, न तो उनमें एक्स 2 है और ना ही वाई 2। एक्स पे जो बहुत सारे एलील्स हैं उनके या जीनस हैं, उनके एलील्स ही नहीं है वाई पे। जो ह्यूमन मेल होते हैं इनमें एक ही एक्स होता है या एक ही वाई भी होता है। इनमें एक्स एक्स कंडीशन नहीं है, इनमें वाई वाई कंडीशन भी नहीं है, इनमें एक्स वाई कंडीशन। लेकिन वाई क्रोमोसोम जो है उसको हम जीन डेजर्टेड क्रोमोसोम कहते हैं, उस पर बहुत कम जीन्स हैं। तो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होंगे उनमें से मोस्ट ऑफ जीन्स के लिए वाई पे एलील होगा ही नहीं, मोस्ट ऑफ जीन्स के लिए वाई पे एलील नहीं होगा। तो ये सारे जो हैं जीन्स हेमिजाइगस, इन सारे जीन्स के लिए ह्यूमन मेल हेमिजाइगस है। इसी तरह वाई पे भी जो थोड़े बहुत कुछ जीन्स हैं उनमें से भी जो है मोस्ट ऑफ के एलील्स होंगे ही नहीं एक्स पे, तो वो भी हेमिजाइगस है। तो ह्यूमन मेल में एक्स और वाई पे जो जीन्स हैं उनमें बहुत सारे जीन्स की हेमिजाइगस कंडीशन है। अब हम देखते हैं और जो टर्म्स हैं वो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं किसी क्रॉस के दौरान, फॉर एग्जांपल जब हम मेल और फीमेल पी प्लांट के दरमियान क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वहाँ जो भी गैमेट में कैरेक्टर्स हैं वो क्रॉस हो रहे होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हाइट के लिए, फ्लावर कलर के लिए, फ्लावर पोजीशन के लिए, सीड कलर, सीड पोजीशन, तो ये सारे कैरेक्टर जो हैं कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन हम अपनी स्टडी के लिए एक ही को कंसिडर कर रहे हैं। हम फॉर एग्जांपल सिर्फ हाइट को कंसिडर कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जब इन 2 प्लांट्स को क्रॉस किया है तो हाइट को क्या होगा, इंडिविजुअल्स में हाइट कैसी आएगी। तो क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसी तरह अगर हम एक वक्त में एक क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स को इकट्ठे
कंसिडर कर रहे हैं तो उस क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम हाइट और सीड शेप को इकट्ठे कंसिडर कर रहे हैं कि हाइट और सीड शेप का क्या होगा, कि प्लांट टाल और उसकी सीड शेप राउंड होगी कैपिटल आर, या वो टाल होगा और उसकी सीड शेप रिंकल्ड होगी। तो हम दो कैरेक्टर्स हाइट और सीड शेप एक साथ देख रहे हैं, ऐसे क्रॉस को हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं है, तो ऐसे इंडिविजुअल को अगर हम क्रॉस करते हैं अपने पेरेंट के साथ, या ऐसे इंडिविजुअल के साथ जिसका जीनोटाइप इसके पेरेंट से मिलते हो, तो हम सिंपली टर्म लिखते हैं पेरेंट के साथ। जरूरी नहीं है कि हम पेरेंट से ही क्रॉस करें, हम पेरेंट से मिलने वाले जीनोटाइप के जिस इंडिविजुअल का जीनोटाइप इसके पेरेंट से मिलता होगा उस इंडिविजुअल के साथ अगर हम क्रॉस करेंगे। अब चाहे पेरेंट का जीनोटाइप कुछ भी हो, पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल टी हो, कैपिटल टी हो, या स्मॉल टी। फॉर एग्जांपल हाइट की अगर हम बात करें पी प्लांट में, तो जो भी पेरेंट का जीनोटाइप है कैपिटल टी हो, या कैपिटल टी हो, या स्मॉल टी, पेरेंट के साथ जब इस इंडिविजुअल का हम क्रॉस करते हैं इसको बैक क्रॉस कहते हैं। पेरेंट का जो भी फिनोटाइप हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है इस पेरेंट का जो जीनोटाइप है कैपिटल टी है, तो इसके साथ क्रॉस किया, ये बैक क्रॉस हुआ। दूसरा पेरेंट है जो उसका दूसरा पेरेंट है उसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, इसके साथ क्रॉस किया, ये भी बैक क्रॉस हुआ। अगर हमने कैपिटल टी के साथ क्रॉस किया वो बैक क्रॉस नहीं होगा। तो ऐसे जीनोटाइप इसके साथ जो इसके पेरेंट्स में हो उनके साथ जब क्रॉस करेंगे तो उसको बैक क्रॉस कहेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस वो वाला बैक क्रॉस है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसका अननोन जीनोटाइप है उस इंडिविजुअल का क्रॉस जब हम रिसेसिव फिनोटाइप वाले पेरेंट से कहते हैं। इसके अगर जो इसके दो पेरेंट्स हैं उनमें से फॉर एग्जांपल अगर एक का फिनोटाइप कैपिटल है, दूसरे का स्मॉल टी, तो जब हम स्मॉल टी के साथ इसका बैक क्रॉस करते हैं तो ऐसे बैक क्रॉस को, सिर्फ इस बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहेंगे। फिर से मैं बोलूं, अगर एक पेरेंट इसका कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी, चाहे आप कैपिटल टी के साथ क्रॉस करिए या स्मॉल टी के साथ, ये बैक क्रॉस होगा। लेकिन वो वाला बैक क्रॉस जो आपने स्मॉल टी के साथ किया है सिर्फ वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो हर कोई टेस्ट क्रॉस जो है बैक क्रॉस ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस ही हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेरेंटल जीनोटाइप फॉर एग्जांपल वो कैपिटल टी है तो ये भी बैक क्रॉस कहलाएगा। अगर ये जो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है इसका अगर हम इस पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो ये भी बैक क्रॉस है। अगर इसका पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल टी है तो तब भी ये बैक क्रॉस ही कहलाएगा। अगर इसका स्मॉल टी जीनोटाइप है तब भी ये बैक क्रॉस ही कहलाएगा, और ये वाला बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस भी कहलाता है। आज की क्लास में हमने कुछ टर्म्स देखी जेनेटिक्स में, आगे भी बहुत सारी टर्म्स हैं। आज की वीडियो में हमने कुछ टर्म्स देखी जो जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं।